दोस्तों नमस्कार, विजय एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो है आज क्रिया की परिभाषा और क्रिया के बारे में पढ़ने वाला है। हमने पिछले वीडियो में पद परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने शॉर्टकट में सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा इनको हमने देखा था। यहाँ हम क्रिया को पूर्ण रूप से देखेंगे। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किसी किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे। ये उदाहरण। अब इन उदाहरणों के अंदर जैसे हम देखें तो नाच रही हैं, पी रहा है, जा रहे हैं, इन शब्दों से कार्य का जो है होना प्रतीत हो रहा है, यानी कार्य का, व्यापार का बोध हो रहा है, यानी कार्य हो रहा है ना। वो कुछ मतलब डांस वगैरह कर रही है या दूध पी रही है, कॉलेज मतलब कहीं जा रही है। तो इस प्रकार से शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ हम इसको तो किसी भी कार्य का होना अगर पाया जाता है तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब क्रिया को अगर हम देखें तो क्रिया जो होती है सार्थक शब्दों की अगर हम बात करें, शब्द पढ़े हमने शब्द परिचय, जिसमें सार्थक और निर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द की अगर बात करें तो 8 भेद में इसको देखा जा सकता है। अगर इसको व्याकरण में व्याकरण के तौर पर देखें तो क्रिया जो है वो क्या है? एक विकारी शब्द है, पता है ना। विकारी अविकारी शब्द यानी वाक्यों में प्रयोग के आधार पर। तो व्याकरण में प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। अविकारी शब्द और विकारी शब्द ये दो प्रकार के होते हैं। अविकारी को अवयवी कहा जाता है। अब देखिए क्रिया जो होती है, क्रिया के भी कई मतलब अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। जैसे हमने शब्द के अंदर पढ़ा है पद परिचय, अगर हम देखते हैं तो उसमें शब्द परिचय में देखा है कि प्रत्यय है ना। तो जो क्रियाएं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं, क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिए वचन का भी पता चलता है ना। जिस शब्द से हमें जो प्रत्यय से बदली जाती है ना, जैसे ना प्रत्यय लगाकर, है ना, पढ़ में ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या विषय उसके विषय या है ना, उसमें क्रिया के रूप में उसके विषय, संज्ञा, सर्वनाम के लिंग और वचन का भी हमें क्या चले? पता चल रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा ना। क्रिया का वह विकारी शब्द होगा जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया गया हो, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में जान पाए, है ना, तो वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर पड़ी है। ठीक है, पुस्तक मेज पर पड़ी है। मोहन खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। तो ये राम जो है जाने का काम कर रहा है स्कूल पर। वस्तु है जो किसी मेज पर रखी हुई है ना। घोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से चलना, फिरना, घूमना ना, यानी कुल मिला के जो है किसी वस्तु का या किसी प्राणी का क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना। वो कोई ना कोई काम कर रहा है। तो वही होना हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पर क्रिया कहलाता है। अब क्रिया को अगर हम देखें तो धातु का जो मूल रूप होता है, वो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? यहाँ पर धातु कहलाता है ना। जैसे पढ़, अब ये क्या है? मूल है, तो ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। क्रिया के साधारण रूप के अंत में ना लगा रहता है, जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि। ठीक है, साधारण रूप से अगर हम देखें तो अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जैसे पढ़ना, पढ़ना में हमने क्या किया? ना शब्द को निकाल दिया, तो फिर क्या बच गया हमारे पास में? पढ़ बच गया। तो ये हमारा क्या बच गया? उस क्रिया का धातु रूप बच गया।
ठीक है। उसी प्रकार से आना जाना, ना पाना, पा, ये क्या हो गया, मूल रूप हो गया क्रिया का, यानी धातु। कूदना, तो कूद ये जो है उसका धातु हो गया, ना इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार से आ, जा, पा, खो, खेल, कूद, ये क्या है, सारे धातु शब्द कोश हैं। और शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ किसको जोड़ा जाता है, ना को जोड़ा जाता है। और ना हटा देने से वो क्या बन जाता है, धातु शेष रह जाता है। ठीक है, किसी की धातु के साथ में अगर ना जोड़ देंगे हम तो वो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा उसका। अगर ना हटा देते हैं तो वहाँ पर जो बचता है वो क्या बच जाता है, शेष धातु बच जाता है। जैसे लिख, अब लिखने में ना लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, लिखना। पढ़, पढ़ना में लगा दिया थे हमने तो पढ़ना। जा में ना लगा दिया जाना, खा में जा ना लगा दिया तो खाना, गा में ना लगा दिया तो गाना, रो में ना लगा दिया तो रोना, आदि इस प्रकार से के शब्द का निर्माण किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि धातु के भेद। अब जो धातु होते हैं उसके भेद क्या होते हैं, जो हमने शब्द परिचय के अंदर पढ़े होंगे, आपने भी पढ़े होंगे। धातु के दो भेद होते हैं, एक तो होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं, यह स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। वर्ण भी हम पढ़ते हैं, जो मूल रूप होता है उसका, है ना, शब्द का जो स्वतंत्र होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा, मूल या फिर धातु कहलाएगा। मूल धातु के उदाहरण अगर हम देखें, जैसे जा, खा, फी, रह आदि, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यौगिक धातु की अगर हम बात करें तो यौगिक धातु मूल धातु में क्या लगाता है, प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाए जाती हैं। जो मूल धातु हो गया, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि अगर मान लीजिए हम जा में क्या लगा देंगे, प्रत्यय लगा देंगे, कौन सा लगा देंगे, ना लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जाना। उसी प्रकार से नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, देख लेते हैं। जैसे उठाना, है ना, तो उठा इसमें क्या लग गया, प्रत्यय ना लगा है, उठा में ना लगा दिया तो ये उठा ना हो गया। उठवाना, उठवा, यह इसमें ना लगाने से क्या हो गया, उठवाना हो गया। दिलाना, अब इसमें मूल जो धातु है वो क्या है, दिला, फिर इसमें लगा दिया ना तो दिलवाना, है ना। ऐसे सभी में कराना, करवाना, है ना, रोना, धोना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ, है ना, बैठना, उठ, जाना, खेलना, कूदना, ऐसे कई शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। बतियाना, है ना, चिकनाना, गरमाना। ठीक है, अब देखते हैं कि यौगिक जो होते हैं, तो यौगिक धातु 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार के कैसे होते हैं, हमने पढ़ी क्रिया के अगर हम देखते हैं तो क्रिया को अलग अलग विभागों में बांटा है, उसी के आधार पर हम देख रहे हैं इसको। तो थोड़ा सा आपके देखते हो तो कई वर्क बुक में थोड़ा अलग दिया जाता है ना। यहाँ अगर हम देखें तो जो यौगिक धातु होती है वो जिससे सबसे पहले कर प्रेरणार्थक क्रिया है। आप जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इस क्रिया में सबसे 3 प्रकार, देखो यौगिक धातु की जो है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये जो हैं यौगिक शब्द से बने हुए। अब जैसे कैसे, जैसे प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है आकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, जैसे आना और लाना। अब जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना, जोड़ने से तृतीया प्रेरणार्थक रूप बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा अगर हमें उदाहरण दे दूँ, जैसे सरपंच ने गांव में मजदूरों से कुआं खुदवाया या तालाब खुदवाया, तो वहाँ पर सरपंच ने क्या कर रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है, वो कार्य आगे से सरकार से लाया है और वहाँ पर प्रेरणा दे रहा है कि आप इस प्रकार से यहाँ पर तालाब का निर्माण करें। तो वो स्वयं सरपंच न कर कर क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि आपको कैसे करना है। तो वहाँ पर कौन कर रहा है, मजदूर कर रहे हैं, नरेगा में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं
तो वो अपने काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रेरणात्मक मतलब किसी और से करवाना, काम स्वयं न कर कर किसी और से करवाना, है ना। वो खुद नहीं कर रहा है लेकिन प्रेरणा दे रहा है। तो प्रेरणात्मक क्रिया की जो अगर हम बात करें, है ना, उठ, ऊट शब्द है, इसमें ना लगा दो, उठाना, है ना। ये क्या है, उठाना यानी स्वयं, व्यक्ति स्वयं उठा रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, उठवाना, उठवाना शब्द अगर लग जाए, जैसे मोहन ने अपना बैग सोवन से उठवाया, या ठीक है ना, उठवाता है या उठवाया, ठीक है। तो या, है ना, यानी उठवाना, अपना बैग दूसरों से उठवाना, ठीक है, अपनी पुस्तक दूसरों से उठवाना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दे, और इसमें क्या लगाना हमने, ना लगाना है, दिलाना, मैंने मोहन को पेन दिला, या ठीक है, ये इस प्रकार से दिलवाना, किसी और से कोई वस्तु दिलाना, है ना, मोहन से मुझे पुस्तक दिलवा दो, ठीक है। दिलवाना या दिलाना या फिर दिलवाना, ठीक है। इसमें क्या लगे, ना प्रत्यय लगे, कर में ना लगे, करना, है ना, किसी के द्वारा कोई कार्य को करना, ठीक है। सोना, है ना, मोहन सुलाना, है ना, सुलवाना, ठीक है, दोनों प्रकार के हो गए। किसी बच्चे को अगर सुलवाना है तो हम क्या बोलेंगे, ये बच्चा किसका है ना, मान लो कोई बच्चा है किसी का, तो हम क्या बोलेंगे कि इस बच्चे को सुलवा दो, ठीक है, सुलवाना है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को सुलवाना है, हम बोलेंगे इस बच्चे को सुलवाना है ना, या खिलाना है, ठीक है, किसी बच्चे को खिलाना है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। यौगिक क्रियाएं, दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से यौगिक क्रिया बनती है। अब देखो यौगिक क्रिया बनती कैसे है, दो या दो से अधिक धातु से मिलकर यौगिक क्रिया बनती है। जैसे यौगिक क्रिया के लिए हम देखें तो रोना, धोना, है ना, तो ये दोनों धातु हैं, रो और धो, इसमें दोनों धातु हैं और इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। रोना धोना मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हो, ठीक है। चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उड़ जाना, खेलना कूदना। तो इस प्रकार के अगर आपको शब्द किसी वाक्य में दिखाई दे तो यौगिक क्रिया के उदाहरण उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, यौगिक क्रिया कहेंगे। यौगिक क्रिया की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से यौगिक क्रिया बनती हैं, ठीक है। जैसे रोना धोना चलना फिरना, ठीक है, इस प्रकार से। अब नाम धातु क्रियाएं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। किससे बनती है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है, नाम धातु। जैसे उदाहरण के तौर पर गाली से गरियाना, गरियाना, तलियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना, है ना, ये से गाली से गलियाना, और ताल से तलियाना, चिकना से चिकनाना, ठंड से ठंडाना, ठीक है। क्रिया के जो भेद हैं अगर हम उसको देखें कर्म के आधार पर, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर देखें, कर्म के अनुसार, या फिर हम किसके, रचना की दृष्टि से देखें। तो कर्म या रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे पास में कर्म की या रचना की दृष्टि से जो भेद होते हैं क्रिया के, वो दो होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। तीसरा इसमें दे रखा अन्य, जिसमें द्विकर्मक क्रियाएं भी होती हैं। द्विकर्मक मतलब एक साथ में दो क्रियाएं। पहले हम देख लेते हैं अकर्मक क्रियाएं। तो अकर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है ना, कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो कर्ता होता है उसी पर उसका क्रिया का प्रभाव पड़ता है,
उसके कर्म पर नहीं पड़ता, है ना, तो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण अगर हम देखें, राकेश रोता है, राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्म नहीं है, क्या है? सीधा सा कर्ता है। ठीक है, कर्म निहित नहीं है। जहाँ कर्म निहित नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे लज्जाना, है ना, रोना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, ठहरना, चमकना, है ना, डोलना। तो इस प्रकार से कई शब्द जो हो जाते हैं। मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं यहाँ पर वो क्या हैं? अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया का जिस क्रियाओं का जो असर जो होता है वो सीधा कर्ता पर नहीं, है ना, कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। हमने पहले क्या पढ़ा कि वो उसका कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर? असर का मतलब वही प्रभाव, है ना, उसका प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है कर्ता को छोड़ के, तो वह क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जहाँ कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया हो गई। अब इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, बिना कर्म के संभव नहीं है, क्योंकि उसका जो असर है यानी प्रभाव है वो कर्म पर पड़ेगा। जैसे मैं खेल खेलता हूँ, है ना, मैं खेल खेलता हूँ, इसमें दे रखा है जैसे मैं खेल मैं लेख लिखता हूँ, है ना, यानी इसी प्रकार से मैं खेल खेलता हूँ, है ना, वो हो गया आपका। तो मैं खेल खेलता हूँ यानी मेरे द्वारा खेल खेला जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? खेल खेल रहा हूँ। सुरेश मिठाई खाता, सूरज जो है वो खाने का तो काम कर रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? मिठाई खा रहा है। ठीक है, मीरा फल लाती है, मीरा जो है कुछ लेकर आ रही है, लेकिन वो क्या लेकर आ रही है? फल लेकर आ रही है। भंवरा फूलों का रस पीता है। ठीक है, भंवरा करता हो गया, है ना, और वो क्या क्रिया क्या कर रहा है? रस पीने की क्रिया कर रहा है। किसके रस पी रहा है? तो फूलों का रस पी रहा है। उसी प्रकार से मीरा लाती हैं तो क्या लाती हैं? फल लाती हैं। सुरेश खाता है, क्या खाता है? तो मिठाई। ठीक है, उसी प्रकार से अब है द्विकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है, उसके नाम से पता चल रहा है। तो द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ जो मैंने राम को पुस्तक दी, श्याम ने राधा को रुपए दिए, दो काम हो रहे हैं। देखो मेरे द्वारा राम को क्या दी जा रही है? पुस्तक दी जा रही है, तो मैं दे रहा हूँ, राम उसको ले रहा है। ठीक है, राधा ने श्याम को रुपए दिए, राधा के द्वारा श्याम के द्वारा राधा को रुपए दिए जा रहे हैं। श्याम ने राधा को, ये एक श्याम का जो शाम की जो क्रिया हो रही है वो देना हो रही है और राधा की क्या हो रही है? लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे अध्यापक ने छात्रों को कंप्यूटर सिखाया, तो अध्यापक जो काम कर रहा है वो सिखाने का कर रहा है और छात्र उसको सीख रहे हैं। तो ऊपर के वाक्य में देना क्रिया के दो कर्म हैं, अंत देना द्विकर्म क्रिया कहलाएगी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर अगर क्रिया के भेद देखें तो प्रयोग के आधार पर क्रिया जो होती है अकर्मक क्रिया है। अभी हमने पढ़ा है ऊपर, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करें, है ना, उसका फल जो है किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है। ठीक है, वाक्य में खाने का व्यापार राम से है और खाने का फल भी राम पर ही पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से इस खाता है अकर्मक क्रिया हो गई आपकी, है ना। गीता गाती है, वो बच्चा खेलता है, शाम हंसता है। ठीक है, तो ये हमारी
कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अब पूर्ण सकर्मक क्रिया, ये जो थी हमारी वाक्य के आधार पर जो इसके भेद है उसके, तो पूर्ण सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, उससे क्या कहेंगे? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया का जो अर्थ होता है वो पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, क्योंकि संज्ञा विशेषण को नहीं जोड़ा जाएगा तो वो क्रियाएं अपूर्ण रहेगी। हाँ, अपूर्ण रहेगी। अगर हम संज्ञा विशेषण को जोड़ते हैं तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, तो उसे हम पूर्ण क्रिया कहेंगे। जैसे गांधी कहलाए, कौन कहलाया? गांधी कहलाए, ये वाक्य कौन कहलाए? गांधी किसको कहा जाता है? समझिए, ये अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ क्या हो रही है कि इसका कोई मतलब सार नहीं निकल रहा है, इस वाक्य है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। गांधी कहलाए तो भाई कौन कहलाया ना? अर्थ समझने के लिए यदि पूछा जाए कि गांधी क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वाक्य क्या होना चाहिए कि अगर हमें उसका अर्थ वास्तविक जानना है तो हम क्या पूछेंगे कि गांधी कौन कहलाए? तो उत्तर में हमें होगा कि गांधी महात्मा कहलाए। गांधी जी जो थे महात्मा, अब ठीक है, गांधी क्या कहलाए? तो वो महात्मा कहलाए। इसी प्रकार कहलाए अपूर्ण आकर्मक क्रिया का अर्थ क्या हो गया? महात्मा शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। और इस वाक्य में कहलाए अपूर्ण अकर्मक क्रिया और महात्मा शब्द पूर्ति है। ठीक है, से मेरा भाई शिक्षक हो गया, ये पूर्ण। सोना पीला होता है भाई। साधु चोर निकला, कोई साधु है चोरी। वह मनुष्य बुद्धिमान है, कोई मनुष्य है वो बुद्धिमान है। जन्म ही जाति तय करता, जन्म ही क्या करता है? व्यक्ति की जाति तय करता है। तो इन सभी वाक्यों में हो गया होता है। उपयुक्त वाक्यों में अगर हम देखें ऊपर जो दिए गए, तो निकला और है अपूर्ण, है ना? निकला क्या है? अपूर्ण है। अकर्मक क्रियाएं और शिक्षक पीला चोर और बुद्धिमान पुण्य थे, ये पूर्ण है। ठीक है, सकर्मक क्रियाएं जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऊपर बताया मैंने अभी आपको। तो शाम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में पढ़ता है क्रिया का व्यापार शाम पर पड़ता है ना? किंतु इस व्यापार का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते? सकर्मक क्रिया कहते हैं। पुस्तक कर्म शब्द है, पुस्तक क्या है? कर्म शब्द। अब राम बाण मारता, राम जो क्या करता है? बाण मारता है। राधा मूर्ति बनाती है, राधा के द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है। नेता भाषण देता है, कुत्ता हड्डी चबाता है। लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी प्रकार से मारता है, बनाते हैं, देता है और चबाता है सकर्मक क्रियाएं। और बाण, मूर्ति, भाषण और हड्डी शब्द कर्म हैं। अपूर्ण कर्मक क्रिया होती हैं। जिस कर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा या विशेषण का पूर्ति के रूप में, मतलब उसकी पूर्णता के रूप में प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने गंगाधर को मंत्री बना दिया, तो वाक्य में बनाया आकर्मक क्रिया का कर्म क्या है? गंगाधर है। किंतु इतने मात्र से स्वकर्म का क्या होता है? आशय स्पष्ट नहीं होता। उसका आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ मंत्री संज्ञा को जोड़ा जाता है। अगर मंत्री संज्ञा को नहीं जोड़ा जाए तो वाक्य क्या होगा? उसका अर्थ जो है स्पष्ट
नहीं हो पाएगा। इस वाक्य में बनाया अपूर्ण अकर्मक क्रिया है और गंगाधर कर्म है, और यहाँ पर जो मंत्री शब्द है वो क्या है, कर्म की पूर्ति करता है। अध्यापक ने संतोष को वर्ग प्रतिनिधि चुना। हम अपने मित्र को चतुर समझते हैं। हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं। हम मानव सेवा को पूर्ण मानते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में चुना समझते हैं और मानते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। संतोष को मित्र को और भारती को कर्म है, और वर्ग प्रतिनिधि चतुर और अपना कर्म पूर्ति है। तो द्विकर्मक क्रियाएं की अगर हम बात करें तो जिसमें दो काम एक साथ हो, जिस कर्म सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। अब इस वाक्य में क्या हो गया कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को पुस्तक दी गई। ठीक है, इस वाक्य में दी क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पर है ना। दो कर्म हो रहे हैं, पुस्तक कर्म, शिक्षक और विद्यार्थी दो करता है। ठीक है, पुस्तक और विद्यार्थी पर पढ़ता है। ठीक है, सॉरी कर्ता नहीं, कर्म, दो कर्म है यहाँ पर। शिक्षक जो है वो क्या है, कर्ता हो गया है ना, और पुस्तक और विद्यार्थी आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, पर पढ़ता है। इसीलिए वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है ना। दी शब्द क्या है वो वाक्य के अंदर द्विकर्मक क्रिया। पुस्तक मुख्य कर्म है। ठीक है, यहाँ इस वाक्य के अंदर कि शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो पुस्तक क्या है यहाँ पर इस वाक्य में, मुख्य कर्म है, और विद्यार्थी क्या है, गौण कर्म है। तो द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म में से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का, तो गौण कर्म किसी प्राणी का बोध कराता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म में से मुख्य कर्म होगा वो किसी पदार्थ का बोध कराएगा एक तो, और जो गौण कर्म होगा वो किसी प्राणी का बोध कराता है। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है, राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पदार्थ क्या हो गया, दान देना, गणित है ना, पदार्थ हो गया, और व्यक्ति के द्वारा के दिया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को दिया गया है, तो वो ब्राह्मण यहाँ पर होता है। और इधर लक्ष्मण, मालिक नौकर को पैसे देता है, तो नौकर और पैसे है ना, पदार्थ क्या हो गया है यहाँ पर, पैसा, और प्राणी का बोध कराने वाला शब्द नौकर। पुलिस चोरों को पकड़ती है, ये क्या हो गया आपका, पदार्थ यानी गौण आपका मुख्य क्रिया हो गई, और गौण यहाँ पर क्या होगा, चोरों को। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में दिया सिखाता है और देता है द्विकर्मक क्रिया है। दान, गणित और पैसे मुख्य कर्म है। तो ब्राह्मण को लक्ष्मण को और नौकर को गौण कर्म कहा जाएगा। रचना की दृष्टि से अगर देखें तो रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है रूढ़ और एक होता है योगी, जो आपको पिछले वीडियो में बताया है जब हम शब्द परिचय पढ़े थे। तो रूढ़ क्रिया का क्या होता है, धातु। जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि। यौगिक क्रियाएं, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना आदि। ठीक है, यौगिक क्रियाएं के भेद होते हैं। प्रेरणात्मक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं, अनुकरण क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। इसके बारे में पहले भी हम ऊपर जो है चर्चा कर चुके हैं। किसी क्रिया की जो परिभाषा है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया का, ये सब बिल्कुल शॉर्टकट सिंपल परिभाषा है। और किसी शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण दे रखे हैं, सीता नाच रही है, तो सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ सकें और आप तक जो है इसी प्रकार के नवीन वीडियो हमारे द्वारा पहुंचाया जा सके। तब तक के बने रहिए विजय एकेडमी चैनल के साथ में। धन्यवाद।